वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपने एडीएस के चैप्टर को लेकर चल रहे हैं, इसमें हमने दो पार्ट बना रखा है। दो पार्ट आपने देखा होगा। पहला वाला एडी को एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा वाला पार्ट बेसिकली आपके फंक्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है। इस पार्ट में हम पर्टिकुलरली क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना न्यूमेरिकल्स के आप फिर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, बिना न्यूमेरिकल्स सीखे आप कुछ उसमें सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पर्टिकुलरली कि न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं और किस तरीके से उनके सॉल्यूशंस होते हैं। बेसिकली रिपीटेटिव होता है, तो एक आप लॉजिक अगर पकड़ लेंगे तो उससे आप बिल्कुल आसानी से उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हिसाब से देखा जा रहा है तो यहाँ कंजप्शन फंक्शन के बारे में दिया हुआ है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे से। आप चाहे तो उस पर विजिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी देख लें। सी इज इक्वल टू सी बार, इसको बार बोलते हैं, सी बार प्लस बी वाई होता है, जिसका मतलब क्या होता है? सी मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस कंजप्शन को अदरवाइज कई बार एग्जाम में लिखता है कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, जो भी कंजप्शन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है उसको ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब उसके बाद बी का मतलब क्या हो गया? एमपीसी। एंड व्हाट इज वाई? इज इनकम। इनकम या नेशनल इनकम भी कई बार लिखता है, तो दोनों का सेंस सेम है। अब उसी हिसाब से हम सेविंग फंक्शन देखेंगे। कई बार ये पूछता है कि कन्वर्ट कंजप्शन फंक्शन इनटू सेविंग फंक्शन। ठीक है, तो बहुत सिंपल ये होता है, इसमें कुछ करना नहीं रहता। जो भी इसकी वैल्यू दी रहेगी वहां पे इसको इस फॉर्म में रख देना होता है। जैसे एग्जांपल अभी हम लेके देख लेंगे। पहले आप देख लीजिए सेविंग फंक्शन में क्या है। यहाँ पे है एस इज इक्वल टू सेविंग्स माइनस सी बार। यहाँ माइनस सी बार लग जाता है, यहाँ सी बार नॉर्मल होता है, यहाँ सी बार माइनस हो जाएगा। मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन की वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है, देन हो जाएगा आपका वन माइनस बी, जिसका मतलब हो जाता है एमपीसी, वन माइनस एमपीसी, और जो कि होता है एमपीएस। ये कैसे आया? तो इसका रिलेशन यहाँ है। हम यहाँ देखेंगे कि वन माइनस एमपीसी क्या होता है। फिर है वाई इनकम। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका सेविंग फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन, जो मैंने अभी जस्ट बताया कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज आपका दे दिया सी इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8 वाई। अब बोला इसको सेविंग फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। बहुत आसान है। सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा? -20 प्लस 1 माइनस 0.8 वाई। इसका मतलब हो गया -20 प्लस 0.2 वाई। ये हो गया आपका सेविंग फंक्शन बन गया। तो कई बार तो ऐसे आसान सवाल भी एक नंबर में दे देते हैं, लेकिन आपको लॉजिक पता रहेगा तो आप इजीली कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद देखते हैं रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस देखा जाए तो दोनों जोड़कर होते हैं वन। ठीक है, एपीसी और एपीएस दोनों जोड़कर होते हैं वन। अब एपीसी का मतलब होता है सी अपॉन वाई, एपीएस का मतलब होता है एस अपॉन वाई। तो सी प्लस एस को, क्योंकि वाई को यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो सी प्लस एस को जोड़ दें, जो कि होता है, यहाँ आता है ना वाई, सी प्लस एस अपॉन वाई हो जाएगा। अब यहाँ वाई कहाँ से आया? तो भैया बिकॉज सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई। सी मतलब कंजप्शन प्लस सेविंग कर देंगे तो इनकम निकल जाता है। तो यहाँ सी प्लस एस था, इसके जगह हमने वाई लिख दिया, वाई अपॉन वाई कट के वन आ जाता है। सेम इसी तरीके से एमपीसी और एमपीएस के बारे में भी है। बस बस करना क्या है आपको? इन इसी सेम को, सेम प्रोसेस में बस केवल डेल्टा लगा देना। ये जो आप ट्राइंगल जैसा देख रहे हैं इसको डेल्टा कहते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इसको डेल्टा लगा देना। बस पूरा पूरा प्रोसीजर सेम है, देख लीजिए आप। इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ ही लिख दिया है कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए कि दोनों चीजें बिल्कुल भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं। देख लीजिए, खाली डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यहाँ दोनों को जोड़ देंगे। क्यों ऐसा हुआ? यहाँ वाई कैसे आया है? तो वाई आया है इस वजह से, बिकॉज डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई। सेम एक्सप्लेनेशन, सेम चीजें। ठीक है, मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स को सीधा आते हैं। न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर देखते हैं। मेरा अपना लॉजिक है, आप उससे सीखेंगे, बहुत अच्छे से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे बिना मिस्टेक्स के। चलिए फिर न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल है जिसमें हमको पता करना है कि एपीएस, एपीसी और एपीएस की वैल्यू को पता करना है। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिए सबके। फॉर्मूला याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सी आया ना लास्ट में, तो सी अपॉन वाई हो जाएगा। सबके नीचे वाई है, सबके नीचे वाई, आप देख लीजिए कॉमन है, सबके नीचे वाई है। यहाँ सी हो जाएगा, लास्ट में वर्ड सी है तो सी अपॉन वाई हो जाएगा। यहाँ लास्ट वर्ड एस है तो एस अपॉन वाई हो जाएगा। लास्ट वर्ड सी है लेकिन यहाँ एम है, मार्जिनल है, तो डेल्टा लग जाएगा बस। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ भी एम है, लास्ट वर्ड एस है तो एस अपॉन वाई तो होना ही था, बट क्योंकि एम लिखा हुआ मार्जिनल है तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सिंपल याद करने का ट्रिक है।
अब देखते हैं एक सवाल हमारे पास है जो कि है हमारा इनकम दिया हुआ वाई 100 200 300 कंजप्शन दिया हुआ 80 120 180। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एपीसी एंड एपीएस। देखते हैं निकाल के। तो यहाँ लिख देंगे पहले एपीसी, इसी को आगे हम कर ले रहे हैं और यहाँ लिख देंगे एपीएस। ठीक है। अब एपीसी का फॉर्मूला बोलता है सी अपॉन वाई। जितना भी सी है आपको उसको वाई से डिवाइड करते जाइए, आपका एपीसी आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 80 अपॉन 100, मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 120 अपॉन 200, यहाँ हो जाएगा 180 अपॉन 300। ठीक है। उसी तरीके से एपीएस है, तो एपीएस निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा सेविंग्स, क्योंकि एपीएस में क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो पहले निकालेंगे सेविंग। तो इसका सेविंग निकालने के लिए हम यहाँ पे एक कॉलम और बना ले रहे हैं नीचे में, यही बना ले रहे हैं, एडजस्ट कर ले रहे हैं। कंजप्शन का मान लीजिए ये सी हो गया, यहाँ बना ले रहे हैं एस, सेविंग। तो सेविंग क्या होता है, इनकम में से कंजप्शन माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो आपका सेविंग का अमाउंट हो जाता है। तो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 80, 300 माइनस 180 इज इक्वल टू 120। अब सेविंग निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे लिए तो ऊपर में कंजप्शन अपॉन इनकम, यहाँ लेंगे सेविंग अपॉन इनकम। तो हो जाएगा 20 अपॉन 100, 80 अपॉन 200 और 120 अपॉन 180। ठीक है। आप जब भी सॉल्व करेंगे, जब भी एपीसी और एपीएस की वैल्यू सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर हमेशा एक से कम होगा। कभी कभी किसी किसी केसेस में एक के बराबर हो सकता है, जहां पे हम पूरा का पूरा कंज्यूम कर जाए वहां एक हो जाएगा। ठीक है। एपीसी को एपीसी 1 आ जाएगा तो एपीएस आपका 0 आ जाएगा, मतलब दोनों की वैल्यू मिला के एक ही होगी, 1 होगी हमेशा। जो हमने पिछला अभी पढ़ा ना, रिलेशनशिप 1 होगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.8, यहाँ पे हो जाएगा 0.2। अब दोनों को जोड़ेंगे, 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1। तो इसको क्रॉस चेक करने का तरीका यही होता है कि आप जब इसको फाइंड आउट करके दोनों जोड़ेंगे वैल्यूज, तो दोनों जोड़ने के बाद 1 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको फिर से रिकैलकुलेट करना चाहिए। दैट इज द प्रॉब्लम। तो उसका आप चाहें तो रीचेक भी साथ ही साथ करते चल सकते हैं, ताकि आप पूरी तरीके से श्योर रहें, एग्जाम में गलती ना हो। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को, इसमें तो क्वेश्चन में पूछा है एपीसी एपीएस, इसी को मैं आपको आगे बढ़ा के एमपीसी और एमपीएस के बारे में भी यही समझा देता हूँ, आसान हो जाएगा। अब देखते हैं, हम यहाँ पे एक 2 कॉलम और बना लेते हैं, जिसका एमपीसी और एमपीएस। आप चाहें तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे निकालना कैसे है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है। एमपीएस की केस में क्या होता है कि ये चेंज लेता है। तो चेंज लेने का तरीका ये होगा कि नीचे से ऊपर को माइनस करेंगे। हमने मार्जिनल का जितना भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, सब में मैंने जो पढ़ाया है वो तरीका बताया कि आप नीचे से ऊपर माइनस कर दिया, निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ 100 में से ऊपर माइनस होगा नहीं, 80 में से ऊपर माइनस होगा नहीं, 20 से ऊपर माइनस होगा नहीं, कोई वैल्यू दिया है नहीं, इसलिए पहला लेवल एमपीसी और एमपीएस का नहीं निकलता है। ठीक है। दूसरे लेवल के लिए क्या करेंगे, 200 माइनस 100 और यहाँ से 120 माइनस 80। ठीक है। तो पहले लिखेंगे डेल्टा सी। डेल्टा सी कितना हो गया, 120 में से 80 माइनस कर दीजिए, हो गया आपका 40 अपॉन, अब यहाँ पे कितना है, 200 अपॉन 100, मतलब 200 में से 100 माइनस हो गया, कितना हो गया, 100 इज इक्वल टू 0.4। ठीक है। अब देखिए, अगर आपका ये कैलकुलेशन सही है तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए एमपीएस की, अगर एमपीसी 0.4 है तो। अब यहाँ पे आपको कॉमन सेंस पता होना चाहिए कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। एमपीसी अगर 0.4 है तो इसमें कितना जोड़ दें कि ये 1 हो जाए, तो जोड़ना चाहिए 0.6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई इसकी वैल्यू 0.6 आ रही है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ पहले आप माइनस कर लीजिए सेविंग को। 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 60। कितना हो गया, 60 अपॉन इनकम का चेंज तो सेम ही रहेगा, 200 माइनस 100 कितना हो गया, 100 इज इक्वल टू 0.6। ठीक है। अब देख लीजिए जोड़ के आ गए 0.6। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर आपका इस कैलकुलेशन पे भरोसा है तो आपका एमपीएस ऐसे ही निकल जाएगा। दूसरे लेवल का भी ऐसे ही निकलेगा। 3 यहाँ पहले 180 माइनस 120 करेंगे तो आ जाएगा 60 अपॉन यहाँ 200 माइनस, सॉरी 300 माइनस 200 हो जाएगा, फिर अगेन 100 इज इक्वल टू 0.6। अब यहाँ एमपीएस का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो आपको मालूम चल गया होगा कितना है, 0.4 आना चाहिए। देख भी लेते हैं हम एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 120 माइनस 180 कितना हो गया, 40। अगेन इनकम तो सेम ही रहेगा, ये आप सेम ही रखेंगे क्योंकि सेम वो है, आ गया ना 0.4। ठीक।
तो कहने का सेंस ये है कि एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू जोड़ के 1 आनी चाहिए एनी हाउ, और एपीसी और एपीएस की जोड़ के 1 आनी चाहिए। अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो फिर आपको रिकैलकुलेट करना है, यानी आपका कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक फॉर्म का टेबल फॉर्म। अब देखते हैं कुछ अलग फॉर्म के क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन और हैं आपके पास। पहला तो है द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट आर ₹600 एंड ₹300 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया। व्हेन इनकम इज ₹1000, जब इनकम 1000 था तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर 600 था, इन्वेस्टमेंट 300 था। कैलकुलेट करना है एडी एएस एंड सेविंग्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये केवल अंडरस्टैंडिंग बेसिस के लिए मैंने ले लिया है कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। आप देख लीजिए कैसे होगा। यहाँ एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस आई। तो सी क्या है आपका, यहाँ कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है आपका 300, 600, और प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है 300, कितना हो गया टोटल 63900। ठीक है, सिंपल निकल गया। एएस कितना है आपका, सी प्लस एस होता है। ठीक है, तो कंजप्शन प्लस सेविंग का मतलब हो गया कि पहले आपको सेविंग्स निकालना होगा। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, सेविंग्स कैसे निकलेगा देख लीजिए। यहाँ पे कंजप्शन पहले लिख देते हैं 600, सेविंग कैसे निकलेगा, इनकम माइनस कंजप्शन। इनकम है आपका कितना 1000 माइनस कंजप्शन इज व्हाट 600। तो ये हो गया आपका 600 प्लस 400 इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना है सेविंग। तो सेविंग तो यहाँ हमने निकाल ही दिया है, तो तीनों चीज आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। सिंपल है, इजी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया हुआ है जो कि इस मेथड को फॉलो कर रहा है, इस वाले फॉर्मूला को, कंजप्शन वाले फॉर्मूला को, सी बार प्लस बी वाई वाले को। देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इनकम लेवल ऑफ ₹500 करोड़, जहाँ पे इनकम दिया है 500 करोड़। ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 40 एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। अब यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, हमेशा स्टार्ट करने से पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला सी, क्योंकि कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है, तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब यहाँ पे सी बार की वैल्यू तो दे रखी है, सी बार की वैल्यू क्या हो गया 40, यही है ना 40 करोड़, यही ऑटोनॉमस कंजप्शन, तो हो गया 40 प्लस बी हमें मालूम नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू एमपीसी कहीं दिया नहीं है, इनकम दे दिया है 500। तो पहले हम इनकम की वैल्यू यहाँ बी को ब्लैंक करके इनकम की वैल्यू लिख देंगे 500। ठीक है, अब बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मतलब जितना हम कमा रहे हैं उसका एडिशनल इनकम का 40% क्या करते हैं, हम बचाते हैं। तो कितना खा रहे होंगे 60%, क्योंकि एक इनकम का दो ही पार्ट होता है, या फिर कंजप्शन होता है या फिर सेविंग होता है। अगर हम कह रहे हैं कि हम 40% बचा रहे हैं, इसका मतलब 60% खर्च कर रहे हैं अपने कंजप्शन पे। तो 60% का मतलब क्या हो गया 0.6 आपका हो गया एमपीसी, और 40% का मतलब क्या हो गया 0.4 हो गया आपका एमपीएस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लिखना है किसका वैल्यू है, एमपीसी का वैल्यू लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 0.6। ठीक है, अब ये इसमें इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 प्लस 5 6 30, यहाँ हो गया 30, 300, ये हो गया 340। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान से आराम से समझ में आने वाली चीजें हैं। अब एक आप और क्वेश्चन देते हैं थोड़ा टिपिकल नेचर का। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन फंक्शन। यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन आपको दिया है c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.4y, आंसर द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या आंसर करना है, पहला तो डेराइव सेविंग फंक्शन, दूसरा है डिटरमाइन सेविंग्स एट इनकम लेवल ऑफ 500, और एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स बिकम जीरो। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं वन बाई वन। ये यहाँ लिख देते हैं आंसर। पहला हो गया ए आपका कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ c इज इक्वल टू 120 प्लस 0.4y, सेविंग फंक्शन होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो क्या करना है, इसी को इसमें कन्वर्ट कर देना है, कुछ नहीं करना होगा। यहाँ हम लिख देंगे s इज इक्वल टू माइनस 120 प्लस 1 माइनस 0.4y। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका माइनस 120 प्लस 0.6y। ये हो गया आपका पहला। ठीक है, सिंपल है, पहले में कुछ नहीं करना था, 0.4 था, चाहे तो डायरेक्ट ये बी मतलब एमपीसी होता है, 1 माइनस बी एमपीएस हो जाएगा। यहाँ एमपीएस की वैल्यू लिखते हैं क्योंकि सेविंग है, तो यहाँ एमपीएस से मतलब है, कंजप्शन है तो यहाँ एमपीसी से मतलब, इसलिए ये एमपीसी की वैल्यू है। हमको एमपीएस की वैल्यू निकालनी थी, हमने यहाँ 1 माइनस बी कर दिया। आपको मालूम होगा एमपीसी प्लस एमपीएस जोड़ के कितना होता है, एमपीसी प्लस एमपीएस जोड़ के 1 होता है। तो एमपीसी की वैल्यू अगर
4 दी हुई है तो ये 0.6 होगा, तभी दोनों जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब देखते हैं बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन सेविंग्स एट इनकम लेवल ऑफ 500। 500 अगर इनकम है तो सेविंग्स कितना होगा, कुछ नहीं करना है, आपका सेविंग फंक्शन यहाँ तैयार है, इसी पे आप रख दीजिए, सेविंग्स पता चल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे एस इज इक्वल टू -120 प्लस 0.4 y। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा -120 प्लस 0.4। अब इनकम कितना बताया था आपको, बोला था 500 तो यहाँ लिख दीजिए 500 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 300 और 300 में से ये गया तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा बोलता है आपका सी। सी बोल रहा है कि एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स बिकम्स जीरो। तो आपको पता होगा कि किस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग जीरो कब होता है, जब इनकम कंजप्शन के बराबर होता है। तो इसका मतलब यही आपका होता है ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे कंजप्शन इनकम दोनों बराबर हो। तो अब यहाँ इसका फॉर्मूला लिखें y इज इक्वल टू सी, मतलब कि हम c का यहाँ फंक्शन लिख देते हैं y इज इक्वल टू सी बार, या c का डायरेक्ट फंक्शन ही लिख देते हैं 120 प्लस 0.4 y। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ 0.4 y एक वेरिएबल है तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कर देंगे, 1 y माइनस 0.4 y इज इक्वल टू 120। ये हो जाएगा 0.6 y इज इक्वल टू 120, y इज इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू, काट के आ जाएगा 6 2 जा 12 तो हो गया 200। ये हो गया 200। 200 इनकम लेवल पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा, यानी इनकम कंजप्शन के बराबर होगा। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन रहा इसका। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन और ये भी है, जहां पे है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू पता लगानी है, जहां पे आपका एसी, मैंने छोटा में लिख दिया एसी, ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया है 50, इन्वेस्टमेंट 100, इनकम 4000, एमपीएस 0.2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एडी का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि होता है सी प्लस आई। अब यहाँ पे आई तो दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये आई का वैल्यू दे रखा है 100, हमें पता लगाना है सी सॉरी, पता लगाना है सी। सी कैसे निकलेगा, अब सी की वैल्यू पता चल जाएगी, एडी निकल जाएगा। सी की वैल्यू पता लगाने के लिए हमको कंजप्शन एक्सपेंडिचर पता लगाना होगा, जो कि होता है सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, अब सी बार की वैल्यू भी यहाँ दे रखी है 50, प्लस इनकम की वैल्यू दे रखी है 4000। अब इसमें बच क्या रहा है, बच रहा है हमारा एमपीसी। पर यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने के लिए, थोड़ा सा उलझाने के लिए बच्चों को एमपीएस की वैल्यू दे रखी है। तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार आप लोग क्या करेंगे, फटाक से जो है एमपीएस की वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, आंसर लाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है 1 से 2 बार। ठीक है, अब एमपीएस दिया हुआ 0.2, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से एमपीसी प्लस एमपीएस होता है 1, ये है 0.2। 1 बनाना है एमपीसी को, तो कितना हो जाएगा, ये 0.8, दोनों जोड़ देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ एमपीसी की वैल्यू होनी चाहिए 0.8। अब यहाँ से हो जाएगा 50 प्लस 0.8 है, इसको भी सॉल्व करने का है कि आपका यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है तो एक यहाँ पे पॉइंट हटा लीजिए, 8 4 जा कितना हो गया 3200। ठीक है, अब ये हो गया 3200 प्लस 50 हो गया 3250। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे, इस वाले फॉर्मूले पे आप पुट कर दीजिए, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो हो गया आपका 3250। 3250 प्लस आई की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, तो ये 100 इसमें जुड़ जाएगा, आ जाएगा 3350। यहाँ पे लिखेंगे रुपीज, यहाँ लिखेंगे करोड़, उसकी वैल्यू लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपका आंसर जो है करेक्ट होगा। देखिए एक ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं सोचा एक इसको भी बता दिया जाए। डेराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व, यानी कंजप्शन कर्व में से सेविंग कर्व किस तरीके से आप डेराइव करते हैं, इसको आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप्स केवल प्रोसीजर को लिखना है। तो मैं बता देना हूँ बनता कैसे है, स्टेप्स आप दिमाग में नोट करते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइएगा, बस उसी को स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिएगा। सबसे पहला स्टेप है कि आप बनाएंगे क्या, आप बनाएंगे पहले अपना इनकम और कंजप्शन कर्व बनाएंगे। ठीक है, और इसी के यहाँ पे मार्किंग पूरी करनी होगी भाई, मार्किंग बहुत जरूरी है। यहाँ पे हो जाएगा आपका इनकम, ठीक है, तो यहाँ पे रुपीज में, यहाँ पे हो जाएगा कंजप्शन, ये भी रुपीज में। ठीक है, अब इसी के एकदम बनाने के लिए इसी का सेम साइज आपको लेना होगा, जितना ये कर्व का है ना लेंथ, उतना ही आपको लेंथ नीचे लेना होगा। यहाँ पे ऐसे करके आप ले लीजिए,
इसको थोड़ा माइनस में भी रखना है तो यहाँ पे एरो लगा लीजिए, यहाँ से आप ये खींच दीजिए इसके बराबर का, यहाँ भी मार्किंग कर लीजिए। इसमें बनाना है हमको सेविंग, तो ये वाई डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ लिखेंगे सेविंग्स, यहाँ रुपीस, लेकिन सेविंग कर नीचे भी जाता है इसलिए यहाँ पे नीचे लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा इनकम रुपीज में। ठीक है, इतना आप प्रोसेस कर लीजिए। यही इसी प्रोसेस को वर्ड्स में लिखना है कि फर्स्ट वी विल ड्रॉ दी एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एंड वी विल टेक कंजप्शन एंड इनकम एंड विल ड्रॉ अ सेकंड डायग्राम इन विच वी विल टेक सेविंग्स। ठीक है, अब यहाँ पहले इनकम बनाएंगे जो कि होता है 45 डिग्री लाइन। ठीक है, बहुत आसान है ये। यहाँ बन गया आपका इनकम। कंजप्शन आपका स्टार्ट होता है एक अलग लेवल से जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजप्शन, तो ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये होता है सी बार। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा सी बार का मतलब, क्योंकि इनकम जीरो से शुरू होता है, कंजप्शन हमेशा एक लेवल से शुरू होता है। जब इनकम जीरो होता है तो भी कंजप्शन कुछ ना कुछ होता है जिसको ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं, इसीलिए कंजप्शन कर्व हमेशा यहाँ से शुरू होता है सी बार लेवल से। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसको बनाने के लिए, सबसे पहले जो सी बार का जितना डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितना भी डिस्टेंस हो, या 50 हो या 100 हो, जो भी आप मार्किंग कर रहे हो, उतना मार्किंग आप यहाँ पहले मार्क कर लेंगे यहाँ। ठीक है, यानी ये हिस्सा आपका हो गया माइनस सी बार का, माइनस सी बार का ये हिस्सा हो गया। तो यहाँ से आप मार्किंग करेंगे, यहाँ से कर्व आपको लेना है, ये आपको पहला चीज पता चल गया। दूसरा है यहाँ से आप क्या करेंगे, एक एक वर्टिकल लाइन यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे पूरा इस एक्सिस तक। तो ये आपका मान लीजिए, इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आपका ये होगा। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन आपने बना दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको ये मालूम होगा जहां पे इनकम, इस ई पे क्या है, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन है। अभी हमने पिछले वाले न्यूमेरिकल में देखा था, इनकम जहां कंजप्शन के बराबर होता है वहां यहाँ पे सेविंग क्या होगा, यहाँ सेविंग इज इक्वल टू जीरो होगा। इसलिए जब भी कोई चीज जीरो होता है तो वो उसके एक्सेस को क्रॉस करता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप स्केल रखेंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे और एक लाइन सीधी आप खींच देंगे, जो भी लाइन आपकी होगी। यही आपका है सेविंग कर्व। सिंपल और आसान एकदम। इसको एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखना होगा स्टेप बाय स्टेप। जस्ट फर्स्ट वी विल टेक द इनकम कंजप्शन कर्व, देन at the point of equilibrium we will draw a vertical line which will intersect the or touch the x axis of the second diagram. ठीक, then we will mark the autonomous consumption expenditure on the next diagram where we have to draw the saving curve, and then we will draw a line crossing touching the c minus c bar and the equilibrium line, दोनों को टच करते हुए यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यही होता है आपका पूरा प्रोसीजर। इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। बहुत बार पूछा गया है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आ जाए 2025 वाले में। ठीक है, चलिए, तो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट मेरे हिसाब से तो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिए। कुछ अगर डाउट्स आपको होते हैं आप कमेंट करिए, उन सब डाउट्स पे फिर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके एक वीडियो और अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम के बारे में, जहाँ ADAS के बारे में, इक्विलिब्रियम कब होता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा, फिर आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखेंगे, तो उससे उसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।